ओके जी। तो भैया आवाज सब तक आ रही है ना? जरा मुझे पहले एक दफा कंफर्म कर दें, फिर आगे शुरू करते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, ठीक है। ओके, थैंक यू। चले जी, तो नेक्स्ट आगे देखते। तो बात हम कर रहे थे कि अगर लो एनर्जी का फोटोन होगा वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा, अगर दरमियानी एनर्जी का फोटोन होगा तो फिर वो पार्शली एब्जॉर्ब होगा और पार्शली मतलब कि अपने पास एनर्जी को बाकी रखेगा, और लेकिन उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन अगर एनर्जी फोटोन की एनर्जी बहुत ही ज्यादा हो तो ऐसे केस में पेयर प्रोडक्शन हो सकती है, और पेयर प्रोडक्शन का दूसरा नाम होता है मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। देखें, ये जो क्वेश्चन थी E इज इक्वल टू एम जी स्क्वेयर, यहाँ पे हम पढ़ते थे कि इसका मतलब ये है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर का, कि एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो सकती है और मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। अब मैस तो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ये तो हर जगह आपको नजर आ रहा है। पेट्रोल डालते हैं टैंकी में, गाड़ी चलाते हैं, तो पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो क्या हुआ, वो मैस कन्वर्ट हो गया एनर्जी के अंदर। कोयला जलाएंगे, कोयला राख बन जाता है, एनर्जी मिल जाती है, वहां भी क्या हुआ, मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन एनर्जी मैस में कैसे कन्वर्ट होती है? तो एनर्जी का जो मैस में कन्वर्ट होना है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो ये कैसे होती है मटेरियलाइजेशन, इसको हमने अभी देखना है। तो ऐसा करते हैं, जरा फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, साथ साथ इंशाल्लाह बात ही समझ भी आपको आ जाएगी। कहते हैं, in the previous section you have studied that a low energy photon interacting with the metal is usually completely absorbed with emission of electron। ये उसने बताया जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात बता दी उसने, कि अगर लो एनर्जी फोटोन होगा तो फिर ये इफेक्ट हुआ था, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया था और फोटोन एब्जॉर्ब हो गया था। एंड अ हाई एनर्जी फोटोन सच एज दैट ऑफ एक्स रेज इज स्कैटर्ड, वो स्कैटर हो गया था एक्सरे का फोटोन बाय एटॉमिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। उसने कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर दी थी, कुछ अपने पास रखी, तो ये जो इफेक्ट था, इसमें फोटोन स्कैटर हो गया है, बिखर गया है। दिस इज नोन एज द कॉम्पन इफेक्ट। The third kind of interaction of very high energy photon। अब कितनी हाई एनर्जी होनी चाहिए फोटोन की, वो भी देखते हैं इंशाल्लाह अभी। उसे देखते हैं कि कितनी एनर्जी होगी तो फिर ये फिनोमेना होगा। अच्छा जी, a third kind of interaction of very high energy photons such as that of gamma rays with matter is pair production, in which photon energy is changed into an electron positron pair। तो यही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि the phenomena in which photon energy is changed into an electron positron pair is known as the pair production। तो ये इसकी यहाँ पे डेफिनेशन हो जाएगी। The phenomena in which of photon energy is changed into an electron positron pair is called the pair production। अच्छा, positron क्या है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो जो पॉजिट्रॉन है दैट इज एक्चुअली एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो पॉजिट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। तो व्हाट इज एंटी पार्टिकल? एंटी पार्टिकल क्या होता है? एंटी पार्टिकल से मुराद एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मैस और चार्ज असल पार्टिकल के इक्वल होगा, लेकिन चार्ज का साइन जो है वो ऑपोजिट होगा। यानी जितना मैस इलेक्ट्रॉन का है उतना ही मैस पॉजिट्रॉन का होगा, और जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है वही चार्ज पॉजिट्रॉन पे है, लेकिन फर्क क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है और पॉजिट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव हो। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन अक्सर बच्चों से पूछता हूँ कि क्या मैं प्रोटॉन को एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकता हूँ? जरा बताएं मुझे, हैंड रेज करें जो ये बताना चाहते हैं, बताएं जरा कि क्या प्रोटॉन को एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जा सकता है? जी, पहले यही से पूछ लेते हैं, फिर असफरीन से हमें पूछ लेंगे। पूछते हैं, जी, वालेकुम पहले सलाम। उसका मैच ज्यादा होता है ना इलेक्ट्रॉनों से। चार्ज तो सेम होता है लेकिन मैच अच्छा डिफरेंट होता है प्रोटॉन का। अच्छा जी, ओके। असफरीन क्या कहना है? सर मैं भी यही कहना चाहती हूँ, नहीं कह सकते हम क्योंकि मैथ्स उसका ज्यादा होता है प्रोटॉन का। ओके, चले जी, ठीक हो गया जी, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात बताइए। चूंकि चार्ज तो चाहे बराबर हो गया है, चार्ज तो चाहे बराबर हो गया है, लेकिन जो मैस है चूंकि उसका फर्क आ जाता है, इसलिए प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल नहीं कहा जा सकता। तो ये बात हम याद रखेंगे।
ओके जी, तो पॉजिट्रॉन एक अलग पार्टिकल है। पॉजिट्रॉन एक अलग पार्टिकल है जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर, चार्ज के अपोजिट होगा। ठीक है जी। अब उसमें कहते हैं जी दुनिया में, बल्कि कायनात में ये कह लें कि एक चीज है, एक रियलिटी है कि हर पार्टिकल का कोई ना कोई एंटी पार्टिकल मौजूद है। ठीक है जी। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन का भी एंटी पार्टिकल है, इस तरह प्रोटॉन का भी एंटी प्रोटॉन होता है। ठीक है जी। तो हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल मौजूद है। तो कहता है पॉजिट्रॉन इज अ पार्टिकल। ये पॉजिट्रॉन की उसने डेफिनेशन बताने की कोशिश की है आगे। तो positron is a particle having mass and charge equal to that of electron, but the charge being of opposite nature, that is positive. इसमें जो चार्ज है वो पॉजिटिव नेचर का होगा। द क्रिएशन ऑफ टू पार्टिकल्स विद इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस इज एसेंशियल फॉर चार्ज कंजर्वेशन इन द यूनिवर्स। देखिए अक्सर ये मतलब क्वेश्चन आता है। देखिए जरा पहले समझ लेते हैं कि पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना क्या है, फिर मैं इसकी इस बात पे आता हूँ कि ये हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस है। ठीक है जी। और ये हमारे पास एक फोटोन है। आपको पता है फोटोन क्या है? फोटोन, व्हाट इज फोटोन? फोटोन इज एन पैकेट ऑफ एनर्जी। और ये फोटोन किसका हिस्सा होता है? दरअसल ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हिस्सा होता है। अगर ये फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हिस्सा है, इसका मतलब यह है कि इस फोटोन की अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाला फोटोन इस एक हैवी न्यूक्लियस, ये बहुत हैवी न्यूक्लियस है। हैवी न्यूक्लियस का मतलब ये है कि इसका मास भी ज्यादा है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा है। जब इसे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इसके गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी अपनी में बड़ी ही स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है जी। तो इस न्यूक्लियस की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब होगा क्या कि जब ये फोटोन गुजरेगा इस न्यूक्लियस के पास से, तो एक्चुअली इस न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस फोटोन के ऊपर असर करेगी और फोटोन को डिस्टर्ब करके इसको दो पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देगी। अच्छा, ये दो पार्टिकल्स कन्वर्ट कैसे होंगे ये हमारा इस टॉपिक में इसको नहीं डिस्कस कर रहे, ये कुछ बातें लंबी हो जाएंगी इसमें। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ ये देखें कि एनर्जी जो है ये दो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, दो पार्टिकल्स बन जाएंगे। अब जो दो पार्टिकल्स बनेंगे उसमें से एक होगा इलेक्ट्रॉन और दूसरा होगा पॉजिट्रॉन। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन है तो ये भी इलेक्ट्रॉन बन जाए, दो इलेक्ट्रॉन बन जाए या दो पॉजिट्रॉन्स बन जाए? तो इसका आंसर है नो। कभी भी दो पार्टिकल एक जैसे नहीं बनेंगे। एक हमेशा इलेक्ट्रॉन बनेगा, दूसरा हमेशा पॉजिट्रॉन बनेगा। उसकी रीजन क्या है? उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि पूरी कायनात में जो चार्ज की मिकदार है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ना चार्ज में इजाफा हो सकता है, ना चार्ज में कमी आ सकती है। अब देखिए ये फोटोन है। ये फोटोन फोटोन जो है वो क्या है? फोटोन इज न्यूट्रल। फोटोन पे कोई चार्ज नहीं है। अगर फोटोन पे कोई चार्ज नहीं है तो वो अगर ऐसा हो कि इसके फोटोन की वजह से दो इलेक्ट्रॉन बन जाए फर्ज करें, तो क्या होगा? पहले यूनिवर्स में दो नेगेटिव चार्जेस की कमी थी। जैसे ही ये फोटोन दो इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हुआ तो पूरी कायनात पे, पूरी यूनिवर्स पे टू नेगेटिव चार्ज आ गया। ओवरऑल पूरी यूनिवर्स क्या है? वो न्यूट्रल है। यूनिवर्स पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर ये दो इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो गए तो क्या होगा? पूरी यूनिवर्स पे टू नेगेटिव चार्ज आ गए। और जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो क्या कहता है कि कभी चार्ज में इजाफा या चार्ज में कमी नहीं हो सकती। तो अगर यूनिवर्स न्यूट्रल है तो उसे न्यूट्रल ही रहना चाहिए। तो वो कैसे न्यूट्रल रहेगी? तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फुलफिल करने के लिए क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और दूसरा पॉजिट्रॉन बनेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है इनके दोनों पे ऑपोजिट चार्ज है। तो पॉजिटिव वाला कैंसिल करेगा नेगेटिव वाले को, तो नेट चार्ज अब भी हमारे पास क्या हो जाएगा? वो जीरो। तो न्यूट्रल पार्टिकल से ओवरऑल एक न्यूट्रल फिनोमेना प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। इसलिए इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिट्रॉन का पैदा होना जरूरी है ताकि जो चार्ज कंजर्वेशन है वो अमल में आ सके। तो यही बात उसने कही है। देखिएगा कि द क्रिएशन ऑफ टू पार्टिकल्स विद इक्वल, द क्रिएशन ऑफ टू पार्टिकल्स with equal and opposite charges is essential for charge conservation in the universe। कायनात में चार्ज को कंजर्व करने के लिए ये दो पार्टिकल्स का पैदा होना जरूरी है।
कहते जी कि द पॉजिट्रॉन इज आल्सो नोन एज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन, उसे एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहा जा सकता है। द इंटरेक्शन यूजुअली टेक प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ अ, विसिनिटी कहते हैं प्रेजेंस, मौजूदगी। ये जो इंटरेक्शन है ये मौजूदगी में होता है, किसकी मौजूदगी में? इन द मौजूदगी ऑफ हैवी न्यूक्लियस, as shown in the figure 19.10, so that there is a particle to take up the recoil energy and momentum is conserved। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको ये कुछ एब्जॉर्ब कर सके और ओवरऑल जो सिस्टम है उसको बैलेंस कर सके, उसके लिए इस न्यूक्लियस का होना जरूरी है। और मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस का होना इसलिए भी जरूरी है, इस फोटोन को इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में जो स्प्लिट करना है वो किसने करना है? वो इस न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड ने करना है। तो न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही स्प्लिट करेगी किसको? इस फोटोन को इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। अच्छा जी, इन द प्रोसेस रेडिएंट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैटर अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन्स इक्वेशन। इस इक्वेशन के मुताबिक ही क्या हुआ है? एनर्जी मैस में कन्वर्ट हुई है। हेंस इज आल्सो नोन एज द मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। इस फिनोमेना को मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। फॉर एन इलेक्ट्रॉन, अच्छा अगर हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी कितनी है, व्हाट इज द रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैंने कल आपको बताया था कि रेस्ट मैस एनर्जी वो होती है जो उस वक्त हमें हासिल हो जब कोई पार्टिकल रेस्ट में होता है। क्योंकि कल मैंने जिक्र किया था कि रेस्ट में पड़ी हुई बॉडी से हासिल होने वाली एनर्जी कम होती है और मूविंग बॉडी से हासिल होने वाली एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में से निकाल दिए हैं, इनका जिक्र वहां पे किया हुआ था। अच्छा जी, तो अगर मैं निकालना चाहता हूँ रेस्ट मैस ऑफ रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं ये निकालना चाहता हूँ तो फॉर्मूला हमारे पास है जी ई, या रेस्ट मैस एनर्जी निकालनी है उसकी, रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। व्हाट इज एम नॉट? एम नॉट इज द रेस्ट मैस। जब एम नॉट लिखा जाएगा तो वो रेस्ट मैस होगा, और जब सिर्फ एम होगा तो वो एक नॉर्मल मैस है, वो मूविंग बॉडी का मैस भी हो सकता है, अगर सिंपल एम लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब मुझे बताया इलेक्ट्रॉन का मैस कितना है। इलेक्ट्रॉन का मैस हमारे पास है जी 9.1 10 रेज पावर -31 kgs इंटू 3 इंटू 10 रेज पावर 8 का स्क्वायर। ये आंसर आपको मिलेगा जाउल्स में। ये जाउल्स में आंसर आपको आ जाएगा, कैलकुलेशन में नहीं कर रहा यहाँ पे, आप खुद कर लीजिएगा। ये आंसर जाउल्स में मिल जाएगा आपको। और जब जाउल्स में आंसर मिलेगा, इसको आपने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर। तो कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, यानी 1.6 10 टू रेज पावर -19 से जब डिवाइड करेंगे इसको, तो आंसर आपको मिलेगा 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई ये आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर एक रेस्ट में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पर एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़े, किया जाए, तो हमें इतनी एनर्जी मिलेगी। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का मैस पॉजिट्रॉन के मैस के बराबर है, तो रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, मैं ऐसे शो कर लेता हूँ यहाँ, ऑफ पॉजिट्रॉन वो कितनी होगी? क्योंकि उसका मैस भी, पॉजिट्रॉन का मैस भी इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो दैट इज व्हाई जो पॉजिट्रॉन है उसकी एनर्जी भी हमारे पास आएगी। एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रॉन is equal to 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके जी, इसका मतलब क्या है कि अगर एक पॉजिट्रॉन को मुकम्मल तौर पर कन्वर्ट किया जाएगा एनर्जी के अंदर, तो हमें इतनी एनर्जी मिलेगी। अच्छा, अब जरा सुने, दो डिफरेंट कह लें कि बातें हैं, मतलब एक ही बात के दो पहलू हैं। या तो मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो इतनी एनर्जी मिलेगी, या अगर मैं ये कहूं कि कितनी एनर्जी हो तो इलेक्ट्रॉन बन सकता है। क्वेश्चन ये भी आपको आ सकता है ना, कितनी एनर्जी हो तो इलेक्ट्रॉन बन सकता है। तो हम कहेंगे 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इतनी एनर्जी होगी
तो फिर ही इलेक्ट्रॉन पैदा हो सकता है, वरना इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं हो सकता। तो कम से कम ये एनर्जी चाहिए। अच्छा, पॉजिट्रॉन को पैदा करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? वो भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है जी, कुछ डिले चल रहा है मेरे ख्याल में ये लिखने में और मेरे बोलने में, तो इंटरनेट की स्पीड की वजह से बात कट हो जाता है। अच्छा जी, तो मैंने क्या बताया आपको जी कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। तो हमने तो यहाँ पे दोनों प्रोड्यूस करने हैं, तो आने वाले फोटोन के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, एनर्जी रिक्वायर्ड, इस तरह कह लें कि मिनिमम एनर्जी, मैं किस तरह मैं रेज कर दूं, ओके जी, मैं लिखूंगा यहाँ पे कि मिनिमम एनर्जी required for pair production। ये पूरा पेयर प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए? तो उसे हम नाम देंगे यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? देखिए 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए, प्लस 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए पॉजिट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ जब दोनों को जब सम करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन इज इक्वल टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आने वाले फोटोन के पास कम से कम इतनी एनर्जी हो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फिर ही ये दो पार्टिकल्स पैदा हो सकते हैं, वरना ये दो पार्टिकल्स पैदा नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई है कि अगर फोटोन की एनर्जी 1.02 है या 1.02 से ज्यादा है, तो फिर ये पेयर प्रोडक्शन होगी। तो कम से कम कितनी चाहिए? 1.02। अच्छा, अगर 1.02 से ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा? तो ये तो आप खुद भी सोच सकते हैं, जैसे हम पहले बातें करते रहे हैं। अगर फर्ज करें 1.02 से ज्यादा है, ये 2.02 है, तो पूरी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज्यादा है। तो ये जो एक्स्ट्रा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, ये कहाँ जाएगी? ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि इन देखिए, उन्होंने बनने के बाद मूव भी तो करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इनको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इनकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगी। और एक बात और याद रखेंगे, बुक पे आई थिंक ये बात लिखी हुई है कि मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है 1.02 है। जितनी 1.02 से एनर्जी ज्यादा होगी फोटोन के पास, उतना ही पेयर प्रोडक्शन होने के चांसेस क्या होंगे? वो ज्यादा हो जाएंगे। तो ये बात भी याद रखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन अक्सर आता है कि क्या एक्स-रे फोटोन जो है क्या पेयर प्रोडक्शन कर सकता है? क्या एक्स-रे का फोटोन पेयर प्रोडक्शन कर सकता है? तो इसका आंसर है नो। एक्सरे का फोटोन पेयर प्रोडक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सरे की फोटोन की एनर्जी हमेशा 1.02 से कम ही होती है। जो गैमा रेस का फोटोन है, गैमा रेस के फोटोन के पास एनर्जी 1.02 भी हो सकती है और 1.02 से ज्यादा भी हो सकती है। चलें जी, जरा बुक से पढ़ लेते हैं इसको, तो बुक वाला क्या कहता है। तो कहता है जी, फॉर एन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन द रेस्ट मास एनर्जी इज इतनी। ठीक है जी, दस टू क्रिएट द टू पार्टिकल्स, तो क्या करना पड़ेगा? 1.2 into 1 0.51 यानी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर फोटॉन्स ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन 1.02। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेयर प्रोडक्शन अकरेंस इंक्रीजेस। ये वही बात आ गई। ऐसे फोटॉन जिनके पास एनर्जी 1.02 से ज्यादा होगी, उनके उनकी जो है वो पेयर प्रोडक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी एज द एनर्जी इंक्रीजेस एंड द सरप्लस एनर्जी, और जो अजाफी एनर्जी है इज कैरिड ऑफ बाय द टू पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैंने भी बताया कि जो अजाफी एनर्जी है वो दोनों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। एनर्जी ऑफ द फोटोन, कुछ हिस्सा इस्तेमाल हो गया पेयर प्रोडक्शन करने के लिए, और जो बाकी एनर्जी बचेगी वो दोनों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके जी, इसके बाद एच एफ इज इक्वल टू 2m0c²। ये क्या है? देखे ना, एच एफ क्या है? आने वाले फोटोन की एनर्जी को हम एच एफ कहते हैं। m0c² क्या था? ये एक पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी थी। तो
क्योंकि यहाँ दो पार्टिकल बने हैं तो 2m0c स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या है, ये इसकी जगह ये वैल्यू आ गई। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, तो इसकी जगह हमारे पास ये वैल्यू आ। तो इस तरीके से हमारे पास ये पेयर प्रोडक्शन की जो इक्वेशन है वो मुकम्मल हो जाती है। अच्छा, ये बात हमारी अब यहाँ मुकम्मल हो गई है। मैं साथ ही आपको बता दूं कि एनहिलेशन ऑफ मैटर क्या होता है। तो पेयर प्रोडक्शन में पढ़ ली है, एनहिलेशन भी साथ कर लेते हैं भाई। एनहिलेशन का मतलब होता है तबाही बर्बादी। तो मैटर की जो तबाही है, ये तबाह बर्बाद हो जाएगा, कैसे होगा उसको हमने देखना है। तो कहते हैं जिस तरह हमने देखा कि फोटोन आया और उससे दो पार्टिकल्स बन गए, तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों पार्टिकल्स पे एक्चुअली ऑपोजिट चार्जेस है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। अगर ये दोनों जो है पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल अगर दोनों आपस में टकराएं, आपस में अट्रैक्ट होकर टकरा जाए जोर के साथ, तो इस टकराव के नतीजे में क्या होगा, दोबारा ये फिनोमिना रिवर्स हो जाएगा। तो पहले फोटोन से पार्टिकल्स बने थे, और जब ये पार्टिकल्स टकराएंगे, टकरा के दोबारा फोटॉन्स प्रोड्यूस कर देंगे, दोबारा लाइट प्रोड्यूस कर देंगे, एनर्जी प्रोड्यूस कर देंगे। तो इसमें समझ आ गई कि जो पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस था उसका रिवर्स प्रोसेस यहाँ पे अब हुआ है। पेयर प्रोडक्शन में क्या हुआ, एनर्जी कन्वर्ट हुई पार्टिकल्स में। और एनहिलेशन ऑफ मैटर में क्या होगा कि दो पार्टिकल्स आएंगे, एक दूसरे को तबाह कर देंगे और क्या प्रोड्यूस कर देंगे, उसके हिस्से की एनर्जी प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये जो फिनोमिना है, दिस इज नोन एज द एनहिलेशन ऑफ मैटर। यही बात उसने यहाँ बताने की कोशिश की है कि इट इज द कन्वर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन। ये पेयर प्रोडक्शन का कन्वर्स प्रोसेस है, यानी इसका उल्टा प्रोसेस है। व्हेन अ पॉजिट्रॉन कम्स क्लोज टू एन इलेक्ट्रॉन, दे एनहिलेट और डिस्ट्रॉय ईच अदर। वो एक दूसरे को एनहिलेट कर देते हैं या उसे तबाह कर देते हैं। द मैटर ऑफ टू पार्टिकल्स चेंजेस इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूसिंग टू फोटॉन्स इन द गामा रेज रेंज। अब यहाँ दो फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, यहाँ अब आप हैरान हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं या सोच रहे हैं कि यहाँ तो एक फोटोन से दो पार्टिकल्स बने थे, तो रिवर्स प्रोसेस में क्या होना चाहिए, दो पार्टिकल्स मिले दोबारा एक फोटोन बन जाए। लेकिन दो पार्टिकल्स की एनहिलेशन से, तबाही बर्बादी से, एक फोटोन नहीं, हमेशा दो ही फोटॉन्स बनेंगे। दो फोटॉन्स क्यों बनेंगे, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए दो फोटॉन्स का पैदा होना जरूरी है। द टू फोटॉन्स आर प्रोड्यूस्ड ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों फोटॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे सो दैट द मोमेंटम इज कंजर्व, ताकि मोमेंटम कंजर्व हो सके। अब मोमेंटम कैसे कंजर्व हो रहा है, जरा उसको देख लेते हैं। देखिए, फर्ज करें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस डायग्राम में, जरा ये पेज आपको शो हो जाए, पहले के बताता हूँ आपको जी। तो इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है और पॉजिट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम फर्ज करें P1 है डाउनवर्ड, इसका P2 है, या इस तरह कह लें इसका P मोमेंटम डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का P मोमेंटम अपवर्ड। एक का P डाउनवर्ड, दूसरे का P अपवर्ड, दोनों आपस में मोमेंटम इक्वल एंड ऑपोजिट, कट के नेट मोमेंटम हमारे पास क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखें, जो फोटॉन्स प्रोड्यूस हुए वो भी दो हुए। एक फोटोन ऊपर की तरफ जा रहा है, इस फोटोन का भी मोमेंटम होता है, ये पढ़ चुके हैं। ये फोटोन नीचे आ रहा है, इसका भी मोमेंटम है। ठीक है जी। तो एक का मोमेंटम पॉजिटिव है, दूसरे का मोमेंटम नेगेटिव है, कट के नेट मोमेंटम हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, वो 0 आ गया। तो यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए। देखिए, अगर ऐसा हो जाए कि दो इलेक्ट्रॉन, ये दो पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये इधर आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये दोनों के पास मोमेंटम है, नेट मोमेंटम हमारे पास यहाँ पे क्या है, वो 0 है, जैसे ने पहले देखा है। अगर इससे सिर्फ एक फोटोन प्रोड्यूस हो, तो इस फोटोन का मोमेंटम किसके साथ कैंसिल होगा, इस एक फोटोन का मोमेंटम किसके साथ कैंसिल होगा। तो इसका आंसर है कि इसको कैंसिल करने के लिए कोई और चीज ही नहीं है। यानी पहले मोमेंटम 0 था, अब मोमेंटम 0 नहीं है, यानी ये इस प्रोसेस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फुलफिल नहीं हो रहा। इसलिए दो पार्टिकल्स का मिलके दो फोटॉन्स को बनाना जो है बिल्कुल जरूरी है, इसके बगैर काम गुजारा नहीं चलेगा। अच्छा जी, तो कहते हैं जी कि हर फोटोन जो होगा हैज एनर्जी ऑफ 0.51, मिनिमम एनर्जी इन फोटॉन्स की कितनी होगी, 0.5। देखिए ना,
इनकी रेस्ट मास एनर्जी क्या थी इलेक्ट्रॉन की और पॉजिट्रॉन की 0.51 तो बनने वाले फोटॉन्स की एनर्जी भी क्या होगी, कम से कम 0.51 ही होगी, इक्वल टू द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। मैं यहां से पढ़ रहा हूँ फर्स्ट लाइन इस पेज की। ओके जी, द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिट्रॉन वाज प्रेडिक्टेड बाय डिराक इन 1928। तो ये जो है ये एमसीक्यू सेम, ये लाइन सेम टू सेम बोर्ड में आ चुकी है, इसको याद रखिएगा। And it was discovered in the cosmic radiation in 1932 by Carl Anderson। तो 1932 में ये डिस्कवर हो गया जो पॉजिट्रॉन था। It gradually becomes clear that every particle has a corresponding antiparticle। हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है with the same mass and charge। mass और चार्ज सेम होता है अगर वो चार्ज पार्टिकल है, if it is a charge particle, but of opposite sign। लेकिन चार्ज का साइन क्या होगा, वो ऑपोजिट होगा। The particles and antiparticles also differ in the signs of other quantum numbers that we have not yet discussed। कुछ और क्वांटम नंबर्स भी होते हैं, मोमेंटम भी एक क्वांटम नंबर है, एनर्जी भी क्वांटम नंबर है कहलाती है। तो मतलब इनमें भी फर्क जो है वो आ सकता है। कहता है a particle and its antiparticle cannot exist together at one place। दोनों कभी भी एक जगह पे इकट्ठे नहीं रह सकते क्योंकि दोनों पे ऑपोजिट चार्ज है। जब भी दोनों इकट्ठे आएंगे, दोनों ऑपोजिट चार्ज वाले हैं, दोनों आपस में मिल जाएंगे, टकराएंगे और एक दूसरे को एनहिलेट कर देंगे। दैट इज द व्हेनेवर दे मीट, जब वो मिलते हैं, दे एनहिलेट ईच अदर, वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दैट इज द पार्टिकल्स डिसअपीयर, पार्टिकल डिसअपीयर हो जाते हैं। देयर कंबाइंड रेस्ट एनर्जीज अपीयर इन अदर फॉर्म्स। उनकी जो कंबाइंड एनर्जी है वो बाकी फॉर्म्स में शो हो जाती है। Proton and anti-proton annihilation has also been observed at Lawrence Berkeley लेबोरेटरी। तो प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन की जो एनिहिलेशन है वो भी करके देखा जा चुका है। अब देखें ये जो एटमॉस्फेयर में ना, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर भी ऐसा होता है कि वहां पे पेयर प्रोडक्शन भी हो रही होती है, स्पेशली सन के करीब भी ऐसा होता है कि पेयर प्रोडक्शन होती है, साथ ही एनिहिलेशन होती है। मतलब हमारी यूनिवर्स में ये फिनोमेना मुसलसल चल रहा है कि पेयर प्रोडक्शन होती है, साथ ही एनिहिलेशन हो जाती है, फिर पेयर प्रोडक्शन होती है, फिर एनिहिलेशन हो जाती है। तो ये फिनोमेना मुसलसल चल रहे हैं इस तरह के। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ना क्वेश्चन आपके जहन में शायद आया हो या ना आया हो, मैं बताता हूँ आपको कि एनिहिलेशन में तो हमने कहा कि दो पार्टिकल्स आए हैं तो दो ही फोटॉन्स बनेंगे, लेकिन यहाँ एक फोटोन आया, दो पार्टिकल्स बने, तो यहाँ कैसे मोमेंटम कंजर्व हुआ है। देखिए अब यहाँ पे उसने बुक में लाइन लिखी थी कि ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे चौथा चौथा जो फरीक है वो ये भी है इसके अंदर, चौथा यहाँ पे पार्टनर ये भी आ गया, तो इसने भी कुछ मोमेंटम लेना है। तो अगर इसका मोमेंटम राइटवर्ड है, इसका मोमेंटम लेफ्टवर्ड होगा, तो नेट मोमेंटम अब भी जीरो और नेट मोमेंटम जो है वो पेयर प्रोडक्शन के बाद भी क्या होगा, वो जीरो। मतलब यहाँ पे चारों का मिलके जो मोमेंटम है ओवरऑल, वो जितना पहले होगा मोमेंटम उतना ही पेयर प्रोडक्शन के बाद होगा। ठीक है जी, चलिए अब क्वेश्चन किसी के अगर है इसके बारे में तो मुझसे वो पूछे, तो फिर लेक्चर को वाइंड अप कर देते हैं। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है इंशाल्लाह कल ही शुरू करेंगे, क्योंकि वो अभी आज नहीं हो सकेगा, वो कल ही इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। जी चैट में आपकी ऑन कर देता हूँ, किसने लिख के क्वेश्चन करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। जी एनी क्वेश्चन, अस्सलाम साहिल। जी यही सर ये जो इलेक्ट्रॉन है तो जी जी ये रेस्ट पे एग्जिस्ट कर सकता है कि अगर मोशन ना हाँ कर रहा होगा तो कर सकता है। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में हो सकता है, प्रोटॉन रेस्ट में हो सकता है। जो फोटोन है, फोटोन वो रेस्ट में नहीं हो सकता। ठीक है सर, जब हम ठीक है ना, कहते हैं फोटो कि एनर्जी ज्यादा दें अगर, हाँ हाँ तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर रेस्ट में ऐसा हम लगाएंगे तो फिर वो आंसर सही है। नहीं, देखो फिर हमने जब एनर्जी लगानी है, फिर हमने उसमें देखो ना इक्वेशन में क्या किया उसने, उसने इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी भी तो ऐड कर दी है, ये नहीं की? ये बुका के पास है ये है सर। तो देखो बुक में उसने क्या किया है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जीज ऑफ बोथ पार्टिकल्स 2m0 c स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, और प्लस क्या कर दिया, काइनेटिक एनर्जी, यानी जो इजाफी एनर्जी है वो हमें ऐड करनी पड़ेगी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ठीक हो।
ठीक है जी ओके ठीक। जी एनी अदर क्वेश्चन? जी 2 का 3 क्वेश्चन यहाँ पे है। जी सर कल का रिकॉर्डिंग लेक्चर प्लीज सेंड कर दें, कल लाइट गई हुई थी। अच्छा जी। अच्छा जी एक और है सर, कल की रिकॉर्डिंग सेंड कर दें ड्यू टू लोड शेडिंग का टेक लेक्चर। ओके अस्सलाम वालेकुम सर, एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन क्यों है माइनस नहीं है, क्यों नहीं है? अच्छा जी। अच्छा देखिए इसमें पहले जो दो बात वो जो दो क्वेश्चन आए हैं उनमें यह है कि मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है कल, हालांकि मैंने कहा था रिकॉर्डिंग का मैं नहीं करूँगा, लेकिन फिर मेरा ख्याल आ गया आपका, रिकॉर्डिंग मैंने कर ली। तो रिकॉर्डिंग सेंड करने में मसला सिर्फ ये आ रहा है कि रिकॉर्डिंग जो है ना तकरीबन 72 MB की है वो, और व्हाट्सएप पे 64 MB तक फाइल सेंड होती है। तो कल मैंने उसे कंप्रेस किया, पहले वो फाइल तकरीबन 140 के करीब MB की थी मेरे ख्याल में शायद। उसे कंप्रेस किया तो वो 72 MB की हो गई है, अभी भी वो सेंड नहीं हो रही। तो रात को मैंने सेंड कर देनी थी लेकिन वो सेंड नहीं हो पा रही। तो मैं भी ट्राई करूंगा कि उसे मजीद अगर कंप्रेस हो सके तो मैं सेंड कर दूंगा। अच्छा जी अगला जो क्वेश्चन था जो पॉजिटिव एनर्जी माइनस में, क्योंकि देखिए एनर्जी जो है माइनस में नहीं होगी, एनर्जी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो उसमें ये है कि चार्ज उसका नेगेटिव है लेकिन मैस तो उसका हमेशा पॉजिटिव होता है ना। एनर्जी किससे मिली है? हमें मैस से मिली है ना, एनर्जी मैस से मिली है, तो मैस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लिहाजा एनर्जी भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। वो जो नेगेटिव है सिर्फ चार्ज का साइन, तो उसको हम एनर्जी के साथ या मैस के साथ उसको लिंक नहीं करेंगे। अच्छा क्वेश्चन हो रहा है जी सर मोमेंटम कंजर्वेशन वाली बात रिपीट कर दे। अच्छा जी मोमेंटम कंजर्वेशन वाली बात किस में रिपीट करनी है जी, मुझे बता दें ये भी जरा, पेयर प्रोडक्शन में या एनिहिलेशन में? हाँ जी इकरा इकरा ने क्वेश्चन किया ना ये वाला, एनिहिलेशन में। ओके जी चलो जी जरा देखिएगा दोबारा एनिहिलेशन में। एनिहिलेशन में देखें यहाँ पे मैंने बताया कि इसका जो ये मैंने डायग्राम यहाँ बनाई हुई है, अगर आपको नेक्स्ट पेज शो हो जाए जी। देखिए एनिहिलेशन से पहले इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम डाउनवर्ड, पॉजिट्रॉन का मेंटल मोमेंटम अपवर्ड। ये पॉजिटिव मोमेंटम है, ये नेगेटिव मोमेंटम है, क्योंकि जब वो ऑपोजिट है तो किसी एक को पॉजिटिव कह लें दूसरे को नेगेटिव कह लें। और कट के उसके बाद क्या हुआ, दो फोटॉन्स पैदा हुए, दो फोटॉन्स पैदा हुए, एक फोटॉन अपवर्ड गया, दूसरा फोटॉन डाउनवर्ड गया। जो अपवर्ड गया उसका मोमेंटम पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड आया उसका उतना ही मोमेंटम नेगेटिव। तो अगर फर्ज करें ये +5 और नेट, ठीक है जी। और अगर हम बात करते हैं कि तो दो फोटोन जब बनेंगे तो मोमेंटम कंजर्व कर जाएगा। अगर एक फोटोन पैदा होता है तो फिर मैंने बताया कि जब एक फोटोन पैदा होगा तो उसके मोमेंटम को कैंसिल करने के लिए कोई और चीज नहीं है, इसका मोमेंटम कैंसिल नहीं होगा। यहाँ तो कैंसिल हो गया ना, इस केस में यहाँ कैंसिल हो गया। तो इस केस में जो वाला केस है, इस केस में इसके मोमेंटम को कैंसिल करने के लिए कोई और पार्टिकल मौजूद, कोई और चीज मौजूद नहीं है। लिहाजा यहाँ पे क्या होगा, पहले मोमेंटम जीरो, बाद में मोमेंटम नॉट जीरो, तो अब यहाँ मोमेंटम कंजर्व नहीं करेगा। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो पार्टिकल्स के मिलने से एक फोटोन का पैदा होना भी पॉसिबल नहीं है। हमेशा जब भी पैदा होंगे दो फोटोन से पैदा होंगे, एक फोटोन पैदा नहीं होगा। ठीक है जी, और कोई सवाल भाई इसके अलावा? एंटी इलेक्ट्रॉन बता दें। एंटी इलेक्ट्रॉन भाई पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन इज आल्सो नोन एज द एंटी इलेक्ट्रॉन। उसका मुखालिफ है ना, चार्ज उसके ऑपोजिट है और मैस उसके बराबर है, दैट इज नोन एज द एंटी इलेक्ट्रॉन। जी और कोई सवाल जी? सर है जी, मेरा ख्याल है कि खत्म हो गया सवाल। ओके जी कल चला फिर नेक्स्ट आगे देखेंगे। अभी एक क्वेश्चन और शो हो रहा है, एंटी पार्टिकल नहीं होता वो तो एंटी पार्टिकल का ही नाम है ना भाई, मैं बता तो रहा हूँ कि एंटी पार्टिकल को ही एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एंटी पार्टिकल इज आल्सो नोन एज एंटी इलेक्ट्रॉन, एक ही चीज के दो नाम है। ओके जी
बाकी इंशाल्लाह फिर कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। अब मेरा ख्याल है कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोशिश करके 3 दिन में इस चैप्टर को माइंड अप करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि जब 19 तारीख आए तो फिर हम 21 चैप्टर स्टार्ट करें इंशाल्लाह। ओके जी बच्चों, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।